वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो बहुत दिन हो चुके हैं कंप्यूटर पे हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, क्योंकि हमने पूरा कोर्स कंप्यूटर का कराया है। बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे साथ पढ़ रहे थे, तो उनका कंप्यूटर अच्छे से तैयार हो गया था। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा हम क्विकली रिवाइज़ कर लें, ताकि जो चीज़ें हैं वो आपको भूल ना जाएँ। तो हम एक क्विक रिवीजन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर का, जिसमें हम थोड़ा फ़ास्ट ही कवर अप करेंगे चीज़ों को, ताकि एटलीस्ट आपकी नज़रों से वो सारी चीज़ें गुज़र जाएँ जो आपने कंप्यूटर की पढ़ी हुई हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको भूलेंगी नहीं चीज़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है हमारा, और पार्ट सेकंड तभी आएगा अगर हमें लगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं वीडियो देखने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें, कंप्यूटर जो है ये वर्ड लैटिन वर्ड से लिया है। कंप्यूटर लैटिन वर्ड है, उससे लिया गया है। इसका मतलब है कैलकुलेट, टू कैलकुलेट। फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करें, सभी जानते होंगे चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है, जिसने डिफरेंस इंजन 1822 में बनाया था। फिर इसके बाद एनालिटिक इंजन भी बनाया था लगभग 1830 के अराउंड में। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया जो है वो है परम 8000, या सिर्फ खाली परम लिखा हुआ ही आपको देखा मिल सकता है ऑप्शंस में। तो परम या फिर परम 8000। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया अगर आपको पूछा जाए तो सिद्धार्थ पहला कंप्यूटर इंडिया का था। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड भी पूछा जा सकता है, तो ये आपका क्रे फर्स्ट है। क्रे फर्स्ट इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड। ये थी बेसिक सी नॉलेज। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर स्पीड। स्पीड इज़ अ फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक यहाँ पर है स्पीड, और स्पीड पे क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मेजरमेंट स्पीड की कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर कैन बी प्रोसेस डाटा वेरी फास्ट एट अ रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। यहाँ पर कभी कभी मिप्स की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो मिप्स जो है ये मेजरमेंट यूनिट है स्पीड, जो किसकी प्रोसेसिंग स्पीड कंप्यूटर की मेजर करने के लिए। हालांकि जो ये नॉर्मल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी स्पीड जो है वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। हम आगे उसके बारे में बताएंगे। एक्यूरेसी की बात करें तो कंप्यूटर जो है वो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी शो करता है। दे रिस्पॉन्स टू द यूज़र एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन। जैसी इनपुट है, अगर इनपुट सही होगी तो आउटपुट भी सही ही आएगा। तो इसके बाद हम बात करें इस ये जो गीगो है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो ये एक्यूरेसी से ही मेरे हिसाब से ये कंसर्न है। यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो, इसका मतलब है जैसी इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट। अगर आपने गलत इनपुट दी तो हम कंप्यूटर में जो रिजल्ट आएगा, वो आउटपुट आएगी, वो गलत ही होगी। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो कंप्यूटर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है। ये डिपेंड करता है हार्ड डिस्क पे। वर्सलिटी की बात करें तो वर्सलिटी एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है। कंप्यूटर कैन डू एनी टाइप ऑफ वर्क, सॉरी, डू टाइप्स ऑफ वर्क सिमिल्टेनियसली। तो एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकता है कंप्यूटर। दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क। ये करेक्टर याद रखना। वर्सलिटी करेक्टर का मतलब है मल्टीपल टास्क, यानी कंप्यूटर एक ही टाइम में बहुत सारे काम कर सकता है, मल्टीपल टास्किंग होता है। ऑटोमेशन सिंपल सा करेक्टर है। वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी वर्क इज गिवन टू द कंप्यूटर डज इट वर्क ऑटोमेटिकली बाई इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो ऑटोमेटिकली इसको प्रोसेस करके आउटपुट देगा। डिलीजेंस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट करेक्टर। डिलीजेंस की अगर हम बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट करेक्टर माना जा सकता है। डिलीजेंस का आपने सीधा याद रखना है कि कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम, इट इज़ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस। थकता नहीं है कंप्यूटर। लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होती कंप्यूटर की। ये एक खास बात है। इस करेक्टर को डिलीजेंस कहते हैं। तो ये दो तीन करेक्टर, जैसे कि डिलीजेंस हो गया, वर्सलिटी हो गया, मल्टीपल टास्किंग, और जो गीगो कंसर्न होता है एक्यूरेसी के साथ। तो ये तीन चार चीज़ें आपने खास करके याद रखनी है। यहाँ पर गीगो गलती से मैंने लिख लिया रिलायबिलिटी। इट इज़ एक्चुअली कनेक्टेड विद एक्यूरेसी। ठीक है, रिलायबिलिटी से नहीं कनेक्ट होता है। रिलायबिलिटी का मतलब है कि कंप्यूटर आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स अक्कर ओनली इफ द इनपुट इज रॉन्ग। ठीक है, इसमें भी गीगो आ जाता है। गीगो का मतलब है गलती तभी कंप्यूटर करेगा हम अगर इनपुट गलत देंगे। अगर अगर हमारी इनपुट सही है तो कंप्यूटर आउटपुट बिल्कुल सही ही देगा। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि एरर करे कंप्यूटर। प्लग इन प्लग आउट, कंप्यूटर हैव एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कन्फिग्योर अ न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीन चार कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपने देखने हैं। इसके बाद जनरेशन पे
अगर हम बात करें तो एक वीकली इस पे एक नज़र डाल देते हैं। थोड़ा-सा वीडियो की क्वालिटी, ये इमेज साफ़ नहीं आ रही है, तो हालाँकि ये इम्पोर्टेंट पेज है। कंप्यूटर जनरेशन की बात करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन में सबसे पहले आपका हार्डवेयर कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था, सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था, थर्ड में आईसी और फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी वीएलएसआई, या फिर उसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुआ था माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ था यूज़, और इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी फिफ्थ जनरेशन में यूज़ हुआ। तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, ये सबको आते हैं, बहुत बेसिक है। इसके साथ साथ लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहली जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई थी, और उसके बाद जो है असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में यूज़ हुई। फिर साथ साथ में बेसिक लैंग्वेजेस जो हैं वो आती गई। तो ये लैंग्वेज का अलग से जो हम सॉफ्टवेयर टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी इसको डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो आप रफली देख सकते हैं, जैसे इनिएक, यूनिवेक, इडवेक, इडसैक वगैरह हो गए। तो ये आपको एटलीस्ट याद रखना कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर यूज़ हुए थे। सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे। आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा इस पे फोकस करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा इसमें नज़र लगा लें कि एटलीस्ट आपको पता है अबैकस जो है 1602 में इन्वेंट की गई चाइना के द्वारा। जो है ये सबसे पहले चाइना, इसका एग्जैक्ट जो इन्वेंटर है उसका नाम नहीं पता है, कंट्री का पता है कि चाइना के कोई बंदा था जिसने अबैकस बनाया था 1602 में। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है यही है अबैकस। तो नेपियर बोन जो है किसने बनाया था? नेपियर, जॉन नेपियर ने ये बनाया था, स्कॉटलैंड का ये बंदा था। तो ये परफॉर्म कर सकता था मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, अबैकस सिर्फ जो है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन का काम ही हुआ था, लेकिन नेपियर्स बोन में मल्टीप्लिकेशन का भी यहाँ पर देखने को मिला है। पैस्कलाइन की बात करें, ब्लेस पास्कल जो है ये इन्वेंटर हैं, पास्कलाइन के इन्वेंटर हैं ब्लेस पास्कल, फ्रांस का बंदा था। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन इसको कहा जाता है, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन जो कहा जाता है इसको। ये परफॉर्म कर सकता था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। और जैक्वार्ड लूम की बात करें तो जैक्वार्ड, जो जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने ही जैक्वार्ड लूम बनाया था। फर्स्ट मैकेनिकल लूम इसको कहा जाता है। पंच कार्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन दोनों आप सबको पता है चार्ल्स बेबेज ने ही बनाए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे नज़र लगाए, टैबुलेटिंग मशीन इंपॉर्टेंट हो सकती है। टैबुलेटिंग मशीन जो है हरमन होलीरथ ने इन्वेंट की थी, और इसकी ख़ास बात यह है कि द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल, पहले मैकेनिकल ही सारी मशीनें बनी थी, लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो मशीन बनी है वो टैबुलेटिंग मशीन ही थी जो हरमन होलीरथ ने बनाई थी, ये आपने याद रखना है। और इट इज़ यूज्ड इन सेंसस, जो 1890 का सेंसस हुआ था इसमें यूज़ की गई थी ये टैबुलेटिंग मशीन। तो इसके बाद अगर हम बात करें ख़ास तौर पे इनिएक इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। इनिएक की फुल फॉर्म पूछी जाती है, या आगे आपको मैं बता दूंगा। इकर्ड एंड मोकले ने ये डेवलप की थी इनिएक कंप्यूटर। इट वाज कम्बिनेशन ऑफ 20 कैलकुलेटर, और इसमें ख़ास बात यह है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अभी तक डिजिटल का नाम नहीं आपने सुना है इससे पहले। फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो है आपका इनिएक, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किया गया था। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं जैसे डिजिटली स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर्स का। इससे पहले हमारे पास मैकेनिकल कंप्यूटर या इलेक्ट्रोमैकेनिकल ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आपने जैसे टैबुलेटिंग मशीन था, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल नहीं था और ना ही डिजिटल था। तो लेकिन इनिएक फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना गया है, तो ये खास होता है इसीलिए। तो इसके बाद ये और हैं इडवैक, इडसैक, यूनिवैक, और ये जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर यूज़ हुए इस पर थोड़ी सी आप नज़र एटलीस्ट लगा सकते हैं ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मैंने यहाँ पर भी पेज डाल दिया, थोड़ा सा इस पर भी आप नज़र लगा सकते हैं। हालांकि ऊपर भी मैंने एक ग्राफिकली आपको बताने की कोशिश की थी। तो ये था एक बेसिक आइडिया जो आपने करैक्टरिस्टिक्स और जनरेशन एंड हिस्ट्री पे देखा। इसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यही सारा मेन सिस्टम है जो आपको समझना है। यहाँ पर हम बात करें ये जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है यानी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये न्यूमैन ने 1970 में दिया था, इंट्रोड्यूस किया था। ये एक बात आपको याद रखनी यहाँ पर, ये वॉन न्यूमैन ने जो है इंट्रोड्यूस किया था आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर को। और जो प्रोसेस है ना कंप्यूटर के अंदर, ये होता है डिपेंड पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ये
CPOS, ये आपने याद रखना है। इसकी सीक्वेंस पूछी जा सकती है जो कंप्यूटर की पूरी प्रोसेसिंग होती है। यानी पहले हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है, फिर हम स्टोरेज कर सकते हैं किसी भी आपकी स्टोरेज डिवाइस में। तो ये एक सीक्वेंस आपको याद रखनी है। और ये चारों चीज़ें जो हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, हमें पढ़ना है, सिलेबस के अंदर मेंशन है। इनपुट और आउटपुट हम अलग से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम प्रोसेसिंग की बात करें, स्टोरेज का भी एक अलग यूनिट है। ये 3 अलग यूनिट्स हैं बड़ी-बड़ी, यहाँ पर इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज। इसको सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसिंग की बात करें, इसमें ख़ास तौर पे सीपीयू का यूज़ होता है। तो सीपीयू यूज़ होता है प्रोसेसिंग के लिए। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एएलयू, जिसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। दूसरा आपका कंट्रोल यूनिट होता है और तीसरा होता है रजिस्टर। रजिस्टर एक तरह की स्टोरेज ही होती है जो सीपीयू के अंदर ही पाई जाती है, और ये फास्टेस्ट स्टोरेज भी, मेमोरी भी मानी जाती है। फास्टेस्ट, सबसे फास्ट जो मेमोरी यही है, रजिस्टर। बहुत सारे कैशे में कंफ्यूज रहते हैं। कैशे इसके बाद सबसे फास्ट, सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैशे। फर्स्ट नंबर पर रजिस्टर ही आता है। अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर सीपीयू की बात कर रहा हूँ मैं। देखो, सीपीयू के 3 पार्ट हैं। इसको अगर हम ब्रीफली देख लेते हैं, एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर को, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के 2 सब सेक्शंस होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक सेक्शन, दूसरा होता है लॉजिक सेक्शन। अरिथमेटिक सेक्शन जो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे काम करता है, और जो लॉजिक सेक्शन होता है ये कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग, मैचिंग और मर्जिंग जैसे काम परफॉर्म करता है। इस तरह की जो प्रोसेसिंग होती है वो लॉजिक सेक्शन करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी एएलयू की 2 सब ये सेक्शंस का। कंट्रोल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाए कि कौन कोऑर्डिनेट करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर को, ये होता है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। इट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू कैरी आउट द स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बाय कम्युनिकेटिंग विद एएलयू एंड रजिस्टर्स। तो ये कम्युनिकेशन का काम जो है कंट्रोल यूनिट ही करता है। ये एक खास बात इसकी आपने याद रखनी है। रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर यूज क्विकली एक्सेप्ट are used to quickly accept, store and transfer the data instruction that are being used immediately by CPU। CPU को जो भी डाटा इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी इमीडिएटली वो CPU ही उसको कलेक्ट करके देता है। ये काम इसका रहता है। और ये बहुत फास्टेस्ट, बहुत के सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो रजिस्टर ही होती है। तो ये हुई बात हमारी। देखो, मैं क्विकली जा रहा हूँ, डिटेल लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में। उसका लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो नोट्स सारे हैं आपको जिससे पढ़ा रहा हूँ, ये पूरी बुक है बनी हुई कंप्यूटर की, हमने खुद बनाई हुई है, तो ये आपको मिल जाएगी। इसके लिए भी आपको कमेंट बॉक्स में नंबर दे दूंगा, उस पर आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम बात करें, देखो एक सिस्टमैटिक वे से चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कंप्यूटर मेमोरी की बात करें, बहुत सिंपली आपने समझना है कि कंप्यूटर मेमोरी 2 तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का डिफरेंस एक सिंपल सा है, वो है आपका क्या, मैं आपको 2-3 पॉइंट्स में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला याद रखना है, प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी होती है, सेकेंडरी जो मेमोरी होती है वो परमानेंट होती है। ये पहला पॉइंट याद रखना। इस टेम्परेरी को हम वोलाटाइल इन नेचर भी कह सकते हैं। वोलाटाइल इन नेचर या टेम्परेरी क्या क्या मतलब होता है, यानी जब लाइट चली जाए तो इसकी ये जो मेमोरी होती है लॉस हो जाती है। यानी कोई चीज़ स्टोर है, आपने लाइट चलेगी तो वो ख़त्म। ठीक है, वो स्टोर नहीं रहेगी, परमानेंटली स्टोर नहीं रहेगी, टेम्परेरी होती है, वोलाटाइल होती है। परमानेंट मेमोरी यानी नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मीन्स बिजली चली भी जाए, लाइट चली भी जाए, वो लॉस, डाटा लॉस नहीं होता। तो ये पावर सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो ये सेकेंडरी प्राइमरी का मेन डिफरेंस रहता है। ये एक ही पॉइंट अपने खास तौर पे याद रखना है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। और दूसरी बाकी जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो आपको आगे मैं क्लासिफिकेशन में बताता हूँ। यहाँ पर हमें देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट के क्वेश्चन एक था, मैं आपको अभी वो डाउट क्लियर कर दूंगा। प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की है, रैम और रोम। जो अभी हम बात कर रहे थे, रैम और रोम। अगर हम एक एक को देखते हैं, रैम की 2 टाइप है, सरेम और ड्रेम। और रोम जो है इसकी 3 टाइप है, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम। तो यहाँ पर रोम और रैम पहले हम देख लेते हैं। पहले हम रैम देखते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो वोलाटाइल है, टेम्परेरी है, हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो, आप अभी ऊपर आपको मैंने कहा है, यहाँ से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको कहा कि प्राइमरी मेमोरी जो है टेम्परेरी वोलाटाइल है, सेकेंडरी परमानेंट है। लेकिन यहाँ जब क्लासीफाई करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी को, तो यहाँ इसकी 2 टाइप्स आती हैं, रैम और रोम। रोम और रैम। ठीक है, रैम जो है ये टेम्परेरी है, वोलाटाइल। हालांकि रोम जो है, इसकी रोम टाइप ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट ही है।
ये आप कहोगे प्राइमरी तो ऊपर कह दिया, ये एक्सेप्शन है। रोम जो है इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ प्राइमरी मेमोरी। इस एक जो ये करैक्टर है ना, वो टेम्परेरी वाला, ये परमानेंट और टेम्परेरी वाला, ये रोम का करैक्टर सेकेंडरी से मैच करता है। हालांकि ये इसी की ही क्लास है, एक सब क्लास, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर रैम की बात करें तो रैम में आपको देखना है क्या कि इसकी दो टाइप्स है, ड्रेम और सरेम। क्वेश्चन सीधा आपको पूछा जा सकता है डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में क्या डिफरेंस है। आपको ये पूछा जा सकता है कौन सी मेमोरी को कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना होता है, तो मस्ट बी रिफ्रेश कंटिन्यूसली, ये है आपकी ड्रेम। ड्रेम को कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ता है। और ये क्वेश्चन ये भी यहाँ से एक पूछा गया था रिसेंटली कि मेमोरी सेल जो होते हैं, कौन सी ऐसी मेमोरी जिसमें एक कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का पेयर होता है, तो ये कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का पेयर यहाँ पर ड्रेम में पाया जाता है, सरेम में ऐसा नहीं होता है। सरेम की बात करें तो सरेम जो है इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है और ये मल्टीपल ट्रांजिस्टर से बने होता है, इसमें कैपेसिटर नहीं होते। ऊपर हमने देखा ड्रेम के अंदर कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों होते हैं, ये एक डिफरेंस इसमें याद रखना है सरेम और ड्रेम के अंदर। और दूसरी बात कि रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हो गया आपका क्या, रैम और उसकी दो टाइप्स, ड्रेम और सरेम। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप प्राइमरी मेमोरी की, दैट इज़ रोम। रोम की एक खास बात क्या है रीड ओनली मेमोरी की, ये नॉन वोलेटाइल और परमानेंट होती हैं। हालांकि अगर हम प्राइमरी मेमोरी को ओवरऑल बात करें तो वो टेम्परेरी वोलाटाइल होती है, लेकिन रोम इसकी एक एक्सेप्शन, इस करैक्टर में एक एक्सेप्शन बनती है। रोम की बात करें, प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर के टाइम ही इसको प्रोग्राम किया जाता है और कैन नॉट बी री, जनरली जो है, जनरली हम देखते हैं ये री प्रोग्राम या री राइट नहीं किया जाती ये मेमोरी। लेकिन इसके सब टाइप्स है जिसमें आपको देखेगा कि इसको री राइट या इरेज किया जा सकता है। जनरली सबसे पहली टाइप यहाँ पर आती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट्स कंटेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। फ़ोन या वीडियो गेम मोबाइल फ़ोन में होती है जो जिसका कंटेंट चेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि ई प्रोम जो इसकी दूसरी टाइप है, जिसकी फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ई मीन्स इरेजेबल, प्रोम का अभी फुल फॉर्म पता चल गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो ई प्रोम है ना, इसको इरेज किया जा सकता है अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से, एंड आल्सो नोन एज अल्ट्रावायलेट ई प्रोम। तो ये आपने याद रखना है, जो ई प्रोम है इरेजेबल प्रोम है, इसको अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से इरेज किया जा सकता है। और जो डबल ई प्रोम है, वो नाम से ही पता चल रहा है, डबल ई की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम, ठीक है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है तो नाम से ही पता चल रहा है इरेज किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिकली, इसको फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ रोम कहते हैं। ये बायोज यूज़ फॉर होल्डिंग बायोज, तो ये जो बायोज होता है ये डबल ई प्रोम में होता है। क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था बायोस किस में होता है, रैम, रोम, प्राइमरी, सेकेंडरी, तो सिंपली आंसर वहाँ पर रोम था। तो कंफ्यूज नहीं होना, इन जनरल जो ये डबल ई प्रोम है ये रोम की ही टाइप है, तो उसका मतलब बायोस किस में होता है, बायोस होता है रोम में रीड ओनली मेमोरी में, ठीक है। अगर अब डीप पूछा जाए तो डबल ई प्रोम में होता है, ओके। तो ये था प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात कर लें, बहुत सिंपली आप समझने की कोशिश करना है। इसको क्लासीफाई किया जा सकता है मैग्नेटिक स्टोरेज में, ऑप्टिकल स्टोरेज में और सॉलिड स्टेट स्टोरेज में। पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि मैग्नेटिक स्टोरेज में कौन कौन सी आती है, मैग्नेटिक टेप्स, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, ये मैग्नेटिक स्टोरेज में आता है। ऑप्टिक स्टोरेज में आपका सीडी और डीवीडी वगैरह इसमें आता है, ये आपने याद रखना है। और सॉलिड स्टेट स्टोरेज में पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड वगैरह इसमें आता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पहले अगर मेमोरी का पूछा जाए तो यहाँ से ही क्वेश्चन आपका बन सकता है। कैशे पे क्वेश्चन आपको जो पूछा जा सकता है वो है कैश मेमोरी पे। वो ये होता है कि ये जो कैश मेमोरी होती है सेकंड फास्टेस्ट, रजिस्टर अगर ऑप्शन में नहीं है तो ये फास्टेस्ट ही कहलाएगी। तो और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना, इट इज़ बिटवीन, ये कहाँ होता है, रैम, यहाँ ये पॉइंट पढ़ना, इट इज़ बिटवीन रैम और सीपीयू, सीपीयू और रैम के बीच में होती है कैश मेमोरी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि एक बिट जो है वो क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है जो 0 और 1 में होता है। और दूसरी बात अगर हम बात करें निब्बल की, आपको पूछा जाए निब्बल में कितने बिट्स होते हैं, निब्बल में होते हैं आपके, सॉरी, निब्बल में होते हैं 4 बिट्स। निब्बल में कितने बिट्स होते हैं, 4 बिट्स, ओके। तो यहाँ पे निब्बल जो है 4 बिट्स, 8 बिट्स से बनता है आपका। ये थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइड मूव कर रही है तो यहाँ पर, ओके।
तो एक बिट मीन्स बाइनरी डिजिट जो 0 और 1 में होता है। 4 बिट्स यानी 1 निबल। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4। एक बाइट में, इस तरह से याद रखना, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। एक केबी में, 1 किलो बाइट में, केबी में कितने? 1024 बाइट्स होते हैं। तो इस तरह से आगे केबी के बाद एमबी होता है। एक एमबी में 1024 केबी होता है। एक जीबी में 1024 एमबी। तो इस तरह से केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये आप सीक्वेंस आप याद रखना है। पेटाबाइट, उसके बाद पीबी, ये सीक्वेंस आपने याद रखना। फ्लैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। फ्लैश मेमोरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, जो री राइटेबल मेमोरी भी इसको कहते हैं। नॉन वोलाटाइल है मतलब री राइटेबल ही सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी इज आल्सो इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या होता है, एक लार्ज एल्यूशंस होती है, मैन मेमोरी की एक एल्यूजन होती है। यानी मेमोरी को हम जैसे एक्सटेंडेबल मेमोरी आज फ़ोनों में भी होती है, आप देखते हो रैम एक्सटेंड हो जाती है, वो वर्चुअल मेमोरी ही उसको कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको कहते हैं 8 जीबी की रैम है, लेकिन 4 एक्सटेंड भी होती है। वो जो एक्सटेंड वाली होती है, जो दिखती नहीं है, होती है, वो वर्चुअल मेमोरी उसको कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। तो दिस इज़ अबाउट मेमोरी तक हमने आज डिस्कस कर लिया। अगर ये आपको आज का हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हम नेक्स्ट सेशन, हमें पता चले कि आप इंटरेस्टेड हैं रिवीजन करने में, तो हम आगे भी नेक्स्ट सेशन लेकर आएँ इसी कंप्यूटर का। और अगर ये आपको डिटेल नोट्स चाहिए हैं तो हम हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा। यहाँ पर ये जो डिटेल हमारी बुक बनी हुई है, ये आप हमसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर मैं दे देता हूँ, 7051014488। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ये मिल जाएगी। थैंक यू। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।